गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग उन सभी लोगों को जो जिस भी समय पर मेरी इस यूट्यूब वीडियो को देख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी ठीक होंगे। और इसी के साथ हम पढ़ते हैं बायोलॉजी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 13, दैट इज ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस। आज हम पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस पढ़ेंगे। जिन बच्चों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी वो प्लीज जल्दी से मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। एंड जिस बच्चे ने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी वो प्लीज कमेंट करके जरूर बताए कि अब तक उन्हें मेरी चैप्टर नंबर 13 में क्या क्या समझ आया। कमेंट करके जरूर बताए। तो आज की वीडियो बच्चों थोड़ी सी लॉन्ग होगी ऑन पॉपुलेशन इंटरेक्शंस पे, बिकॉज मैंने सोचा कि आपके लिए पॉपुलेशन इंटरेक्शंस की जो वीडियो है उसमें ब्रेकेज नहीं आनी चाहिए, यानी कि डिवीजन नहीं होना चाहिए वीडियो का। उसको एक ही साथ समझे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ज्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फिर भी टाइम स्टैम्प्स मिलेगी जिसमें आप टाइम पे क्लिक करके जहां से आपने छोड़ा था वहीं से आप कंटिन्यू करके वीडियो को नेक्स्ट डे भी देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं पॉपुलेशन इंट्रैक्शन से। फॉर एनी स्पीशीज द मिनिमम रिक्वायरमेंट इज वन मोर स्पीशीज ऑन विच इट कैन फीड। कोई भी स्पीशीज है, कोई भी लिविंग सिस्टम में हमारी स्पीशीज है, चाहे वो डॉग की स्पीशीज हो गई, ह्यूमन बींग्स की स्पीशीज हो गई, लॉयंस की स्पीशीज हो गई, उनको कम से कम रिक्वायरमेंट होगी एक दूसरी स्पीशीज की, ताकि वो उस पर फीड कर सके, उसको अपना खाना बना सके। इवन अ प्लांट स्पीशीज, यहाँ तक कि जो प्लांट स्पीशीज है जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, जो सनलाइट के प्रेजेंस में जो प्लांट्स है अपना खाना खुद से बनाते हैं, और इस प्रोसेस को उनके कहते हैं फोटोसिंथेसिस कहते हैं। वो अपना खाना खुद बनाते हैं लेकिन फिर भी कैन नॉट सर्वाइव अलोन, वो अकेले नहीं रह सकते। उनको भी सॉइल माइक्रोब्स चाहिए ताकि वो ब्रेक डाउन कर सके उनके ऑर्गेनिक मैटर को सॉइल में, मिट्टी में, एंड रिटर्न कर सके इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्प्शन के लिए। तो यानी कि किसी का भी सर्वाइवल अकेले नहीं होता, उनको एक ना एक दूसरे की जरूरत पड़ती रहती है। एंड देन हाउ विल द प्लांट मैनेज पॉलिनेशन विदाउट एन एनिमल एजेंट? तो सपोज करो कि आपके पास प्लांट एजेंट सिर्फ दुनिया में सिर्फ प्लांट ही होते, तो एनिमल के बिना पॉलिनेशन कैसे कंप्लीट हो पाता? तो इसीलिए ही हमें प्लांट को एनिमल्स की जरूरत पड़ती है और एनिमल्स को प्लांट्स की जरूरत पड़ती है। इट इज ऑब्वियस दैट इन नेचर एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रोब्स डू नॉट एंड कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन। तो ये ऑब्वियस हुआ ना कि नेचर में एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, माइक्रोब्स हो गए, वो अकेले नहीं रह सकते। आइसोलेशन का मतलब अकेले, बट इंट्रैक्ट इन वेरियस वेज टू फॉर्म अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी। पर वो क्या करते हैं, इंट्रैक्ट करते रहते हैं बहुत अलग अलग तरीकों से, ताकि वो क्या कर सके, एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी बना सके। सेम हियर, अगर हम कॉमन एग्जांपल देखें हमारी डे टू डे लाइफ के लिए, तो हमें भी तो कोई एक फ्रेंड चाहिए जिससे हम बात कर सके, अपने दिन का रूटीन शेयर कर सके। तो सिमिलरली बायोलॉजिकल कम्युनिटी में भी प्लांट्स को एनिमल्स की जरूरत पड़ती है और एनिमल्स को प्लांट की जरूरत पड़ती है, और वो किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से आपस में बातें करते हैं, यानी कि इंट्रैक्शन करते हैं। इवन इन मिनिमल कम्युनिटीज, जो छोटी छोटी कम्युनिटीज होती है, बहुत सारी इंटरेक्टिव लीकेजेस होती है, एग्जिस्ट करती है। ऑल्दो ऑल मे नॉट बी रेडिली अपेरेंट, और सारी की सारी दिखाई नहीं देती लेकिन किसी ना किसी वे में इंटरेक्शंस होती है। जैसे कि आपके सामने राइट साइड पे एक पिक्चर दिखाई गई है, तो लॉयन को फीड करने के लिए डियर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। सिमिलरली प्लांट्स को सॉइल माइक्रोब्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो इस तरह से आपस में इंट्रैक्शंस होती रहती है। Interspecific interactions arise from the interaction of population of two different species। जो इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन होती है, यानी कि आपस में जो इंटरेक्शन होती है, बातचीत होती है, वो पॉपुलेशन के बीच में कैसे आती है, जब दो डिफरेंट स्पीशीज बात कर रही हो। दे कुड बी बेनिफिशियल, वो क्या हो सकती है, बेनिफिशियल भी हो सकती है। बेनिफिशियल मतलब फायदेमंद भी हो सकती है, डिट्रीमेंटल भी हो सकती है, या तो वो फायदेमंद ना हो, या न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब आप सबको पता है, ना तो ज्यादा हार्म करने वाली हो ना ही ज्यादा बेनिफिशियल हो, बीच में हो। तो वन ऑफ द स्पीशीज और बोथ, या तो एक स्पीशीज के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगी या दोनों स्पीशीज के लिए बेनिफिशियल होगी। इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस, तो अगर हम असाइन कर दे प्लस वैल्यू, यानी कि प्लस का साइन जो असाइन कर दे बेनिफिशियल इंटरेक्शन के लिए,
माइनस का साइन जो है हम असाइन कर दे डेट्रीमेंटल के लिए, डेट्रीमेंटल मतलब जहां दोनों ही तरफ से कोई फायदा नहीं हो रहा है, एंड जीरो असाइन कर दे हम न्यूट्रल इंटरेक्शन के लिए, ना तो किसी को हार्म हो रहा है और ना ही किसी को बेनिफिट हो रहा है। लेट अस लुक एट ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस। यानी कि हमारी जो बायोलॉजिकल कम्युनिटी है उसमें तीन तरह से ही इंटरेक्शन होती है, यानी कि जिसमें दोनों स्पीशीज को बेनिफिट हो रहा हो, जिसमें दोनों में से किसी भी स्पीशीज को कोई फायदा नहीं होता एक दूसरे से, या फिर जो थर्ड वन है वो ये है कि एक को ना तो हार्म हो रहा है ना ही बेनिफिट मिल रहा है एवरेज पॉइंट पे, जिसे क्या कहते हैं हम न्यूट्रल कहते हैं। तो रिकैप करते हुए चलते हैं फटाफट से स्टूडेंट्स कि इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस होती क्या है। तीन तरह से होती है, नंबर वन बेनिफिशियल, नंबर टू डेट्रीमेंटल एंड नंबर थ्री न्यूट्रल। बेनिफिशियल को हम प्लस साइन से साइन करते हैं, डेट्रीमेंटल को माइनस साइन से, एंड न्यूट्रल को हम जीरो से असाइन करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। पॉपुलेशन इंट्रैक्शन टेबल, अगर आपके पास इस समय एनसीईआरटी बुक अवेलेबल है तो आप उसको ओपन करके भी देख सकते हैं कि आपके पास एक टेबल बना हुआ है, दैट इज पॉपुलेशन इंट्रैक्शन टेबल। अब पॉपुलेशन इंट्रैक्शन टेबल होता क्या है, नाम से तो क्लैरिफाई है कि जिस तरह से पॉपुलेशन के लोग जो होते हैं यानी कि स्पीशीज ए एंड स्पीशीज बी इंटरेक्ट करते हैं, उसको एक टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके आपको बताया गया है। तो आपके सामने अभी हमने कुछ रिप्रेजेंट किया था कि प्लस वैल्यू किसे असाइन करते हैं हम, नेगेटिव वैल्यू किसे असाइन करते हैं एंड जीरो वैल्यू किसे असाइन करते हैं। तो अगर आपको ये असाइनिंग वैल्यू को असाइन कैसे करते हैं क्लियर हो गया हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि प्लस वैल्यू किसे असाइन करते हैं, माइनस वैल्यू किसे असाइन करते हैं एंड जीरो वैल्यू किसे असाइन करते हैं। तो प्लस और प्लस मतलब जब दोनों स्पीशीज आपके पास बेनिफिशियल हो तो क्या होता है, आपके पास इंट्रैक्शन म्यूचुअलिज्म होता है। म्यूचुअल इंट्रैक्शन आपने पहले भी सुना होगा ये वर्ड, म्यूचुअल इंट्रैक्शन क्या होता है, जहां पर दोनों ही स्पीशीज को फायदा हो, प्लस का मतलब बेनिफिशियल, दोनों ही स्पीशीज को कोई फायदा नहीं होता जिसका मतलब होता है नेगेटिव। अब तक तो काफी सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट भी कर दिए होंगे, आई होप एंड आई बिलीव कि आप सभी स्टूडेंट्स ने अब तक कमेंट कर दिए होंगे, बिकॉज आई लाइक जब आप कमेंट्स करते हो। तो जो नेगेटिव है वो क्या है, किसी भी स्पीशीज को फायदा नहीं मिलता, तो वो क्या हो रहा है, कॉम्पिटिशन में है। मतलब कि इंटरेक्शन कैसी हो रही है, कॉम्पिटिशन वाली इंटरेक्शन हो रही है। स्पीशीज ए को फायदा मिल रहा है और स्पीशीज बी को कोई फायदा नहीं मिल रहा, तो वो क्या होती है, प्रिडेशन। एंड सिमिलरली पैरासिटिज्म भी ऐसी होती है। एंड दूसरी तरफ अगर हम देखें, प्लस का मतलब क्या होता है, बेनिफिशियल, एक स्पीशीज को तो फायदा हो रहा है, दूसरी स्पीशीज जो है बी उसको ना तो फायदा हो रहा है ना ही नुकसान, उसे नुकसान भी नहीं हो रहा, तो उस तरह की इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं, कॉमेंसलिज्म। एंड लास्ट वन कि एक स्पीशीज को तो फायदा बिल्कुल भी नहीं हो रहा एंड जो दूसरी स्पीशीज है उसको ना तो फायदा हो रहा है ना तो नुकसान हो रहा है, नाइदर हार्म नॉर बेनिफिट, तो उसे भी हम क्या कहते हैं, एमेंसेलिज्म। तो इस तरह से आपके पास ये पूरा टेबल हम धीरे धीरे करके इसी वीडियो में, तभी मैंने ये वीडियो लॉन्ग थोड़ा सा हुआ है आपके सामने, ताकि मैं एक ही वीडियो में आपको ये सारी टर्म्स जो है वो क्लियर कर सकूं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। आई होप आपको क्लियर हो गया हो ये टेबल, देन प्लीज डू लाइक माई वीडियोज। बोथ द स्पीशीज बेनिफिट इन म्यूचुअलिज्म, अभी हमने टेबल को देखा, तो जिस तरह से हमने देखा कि म्यूचुअलिज्म में दोनों ही स्पीशीज को फायदा होता है और दोनों ही स्पीशीज को फायदा नहीं होता किसमें, कंपटीशन में। तो ऐसे क्वेश्चन नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आते हैं एंड एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो जरूर आते हैं। तो इंट्रैक्शन जब होती है एंड जो पैरासिटिज्म प्रिडेशन होता है उसमें एक स्पीशीज को फायदा होता है एंड दूसरी को नुकसान होता है, डेट्रीमेंटल मतलब नुकसान होना, फायदा ना होना टू द अदर स्पीशीज, चाहे वो होस्ट हो या प्री हो। द इंट्रैक्शन वेयर वन स्पीशीज इज बेनिफिटेड एंड द अदर इज नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म, वो वाली इंट्रैक्शन जिसमें एक स्पीशीज को तो फायदा होता है यानी कि प्लस, ठीक है, एंड दूसरी स्पीशीज को ना तो फायदा होता है और ना ही हार्म होता है यानी कि जीरो। प्लस एंड जीरो का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या शो करता है, कमेंसलिज्म। एंड एमेंसेलिज्म जो होता है उसमें क्या होता है, स्पीशीज जो होती है वो हार्म होती है और दूसरी स्पीशीज को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो हम टेबल से भी देख चुके हैं, टेबल की एक्सप्लेनेशन ही यहाँ पर है। प्रिडेशन, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म शेयर अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, जो आपके पास प्रिडेशन होता है, पैरासिटिज्म एंड कमेंसलिज्म, ये तीनों क्या है, ये एक इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस है जो क्या करते हैं, आपस में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक को शेयर करती है, दैट इज देयर इंटरेक्टिंग
इंटरेक्टिंग स्पीशीज लिव क्लोजली टुगेदर, यानी कि इनकी जो इंटरेक्टिंग स्पीशीज है वो क्या करती है, आपस में रहती है, यानी कि क्लोजली रहती है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आप मुझे कमेंट करके भी बताइए जरूर कि पॉपुलेशन इंटरेक्शंस आपको समझ में आ गया है। यहाँ तक आपको पॉपुलेशन इंटरेक्शन समझ में आ गया है। जो बच्चे कमेंट करेंगे, आई विल गिव देम द हार्ट एंड ऑल्सो अप्रिशिएट दैम, बिकॉज आई लाइक कि आप जब भी कमेंट करते हो तो मुझे काफी अच्छा लगता है। तो आई विल गिव योर हार्ट एंड इसी के साथ आपका अप्रिशिएट भी करूंगी। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं सबसे पहले वाले प्रीडेशन। प्रीडेशन क्या, प्रीडेशन तो नाम से ही पता लग गया। प्रीडेशन पे एक मूवी भी थी, आई थिंक, अगर आपने देखी हो। बट ऐसे बहुत से स्टूडेंट होते हैं जिन्हें मूवीज का इतना शौक नहीं होता, बट कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं। तो लेट्स फॉरगेट अबाउट द टॉपिक। तो हम प्रीडेशन पे चलते हैं, बायोलॉजी पे आते हैं, बैक टू बायोलॉजी। व्हाट वुड हैपन टू ऑल द एनर्जी फिक्स्ड बाय ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म? क्या होगा अगर सारी एनर्जी जो है ना वो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही फिक्स कर दी जाएगी? If the community has no animals to eat the plants। देखो प्लांट्स का काम क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स का, कि सनलाइट की प्रेजेंस में अपनी एनर्जी लेकर खाना खुद बनाना, राइट। लेकिन ये एनर्जी अगर कोई एनिमल खाने वाला ही नहीं होगा उन प्लांट्स को, जैसे प्लांट्स में इतनी सारी चीजें हमें मिलती है, अगर हम उसको यूटिलाइज ही नहीं करें तो क्या होगा? यू कैन थिंक ऑफ प्रिडेशन एज नेचर्स वे ऑफ ट्रांसफरिंग टू हायर ट्रॉफिक लेवल द एनर्जी फिक्स्ड बाय प्लांट्स। हम ऐसे देख सकते हैं प्रिडेशन को, यानी कि प्रिडेशन वर्ड क्या है, एक तरह से नेचर का, कुदरत का ऐसा तरीका है जिससे हम ट्रांसफर कर सकते हैं हायर ट्रॉफिक लेवल को, जो एनर्जी फिक्स करती है जो प्लांट्स से। व्हेन वी थिंक ऑफ प्रीडेटर एंड प्री, जब हम प्रीडेटर, प्री ऐसे वर्ड्स के बारे में सोचते हैं, मोस्ट प्रोबेबली इट इज द टाइगर एंड द डियर। जैसे कि आपको फर्स्ट पिक्चर में दिखा रखा है कि जब भी आता है मन में शिकार और शिकारी, तो हमारे मन में आता है शिकार, तो वही होगी हमारे पास डियर, एंड जो शिकारी है वो कौन होगा, लॉयन। यस, बट अ स्पैरो ईटिंग एनी सीड इज नो लेस अ प्रेडेटर। बट कोई ऐसी स्पैरो जो सीड खा रही हो वो भी प्रेडेटर से कम नहीं है। यानी कि इसका मतलब ये नहीं प्रेडेटर मतलब जो काफी खतरनाक एनिमल्स होंगे वही होंगे। स्पैरो भी एक तरह से प्रेडेटर होती है जब वो सीड खाती है, ठीक है। Although animals eating plants are categorized separately as herbivores, एनिमल्स जो प्लांट्स को खाते हैं उनको एक अलग कैटेगरी में डाला गया है, जिसे क्या कहते हैं बच्चों, हर्बीवर्स कहते हैं। एंड नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्रीडेटर। जो हर्बीवर्स होते हैं वो प्रीडेटर से डिफरेंट नहीं होते हैं। आई होप आपको हर्बीवर्स की टर्म जो है क्लियर होती होगी। जो एनिमल्स प्लांट को खाते हैं उन्हें हर्बीवर्स कहते हैं, जो एनिमल्स एनिमल्स को ही खाते हैं उसे कार्निवर कहते हैं। तो इधर पिक्चर में एक आपके पास पिक्चर ए है, एक आपके पास पिक्चर बी है। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताए कि इनमें से पिक्चर ए एंड बी में से हर्बीवर कौन सा हुआ, एंड पिक्चर बी किसे रिप्रेजेंट कर रही है, हर्बीवर या कार्निवर को। ऑलराइट स्टूडेंट्स, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगी। इंपॉर्टेंट रोल्स ऑफ प्रीडेटर, प्रीडेटर के इंपॉर्टेंट रोल्स क्या होते हैं? दे कीप प्री पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। ये क्या करते हैं, जो प्री है यानी कि जिसका वो शिकार करने जा रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन भी तो अंडर कंट्रोल रहती है। अगर मान लो जो शेर है वो डियर को ना खाए, उसके उनको ना खाए, तो क्या होगा कि डियर की जो पॉपुलेशन है वो तो बढ़ती रहेगी, और एक टाइम ऐसा आएगा सिर्फ डियर ही डियर दिखेगी, शेर तो कहीं पर दिखेगा ही नहीं, क्योंकि उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा। अगर वो डियर को नहीं खाएगा तो वो खाएगा क्या? तो सिंपल सी बात है कि क्या प्रेडेटर के भी बहुत सारे रोल्स होते हैं, जिसकी बात अभी हमने कितने, इट इज अ नेचर्स वे ऑफ ट्रांसफरिंग। ये कुदरत का ऐसा तरीका है जिससे हमें ट्रांसफर करते हैं हाइयर ट्रॉपिजम्स एंड लोअर ट्रॉपिजम्स पे। तो दे कीप प्री पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, तो वो प्री की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखती है। बट फॉर प्रीडेटर्स प्री स्पीशीज अचीव वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। प्रीडेटर्स के लिए क्या होगा, प्री क्या कर लेंगे, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी को कंट्रोल कर लेगी, जिससे पूरा जो इकोसिस्टम होगा ना वो इनस्टेबिलिटी में आ जाएगा। पूरा इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, इनस्टेबल हो जाएगा। when certain exotic species are introduced into a geographical area, जब कुछ ऐसी बाहर की जिन स्पीशीज के हमें नाम नहीं पता होते वो इंट्रोड्यूस हो जाती है जियोग्राफिकल एरियाज में, they become invasive and start spreading fast because the invaded land does not have its natural predators। तो क्या होता है, मान लो आपके पास कोई भी जियोग्राफिकल एरिया है, ठीक है, मैं हर बार एग्जांपल पॉन्ड का देती हूँ, इस बार कुछ और ले लेते हैं हम।
ठीक है। तो कोई भी ऐसी कोई जगह है, ज्योग्राफिकल एरिया, वहां पर क्या होता है कि एक कोई स्पीशीज है बाहर से आ गई है और वो क्या कर रही है, कोई भी स्पीशीज हो सकती है, हम उसको नहीं जानते, वो एकदम से, अगर उसको कोई खाने वाला प्रेडेटर ही नहीं होगा तो उसकी तो तादाद बढ़ जाएगी, वो तो हर जगह फैल जाएंगे पूरी जगह पर ज्योग्राफिकल एरिया में। तो वो क्या होगा, इट फास्ट बिकॉज द इन्वेडेड लैंड डज नॉट हैव इट्स नेचुरल प्रेडेटर्स, उसके कोई नेचुरल प्रेडेटर्स नहीं होंगे जो उसको खाने वाले होंगे या उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने वाले होंगे। If a predator is too efficient and overexploits its prey, then the prey might become extinct and following it। अगर मान लो कि जो शिकार करने वाली शिकारी है वो इतनी ज्यादा मात्रा में प्रे करने लग जाए, यानी कि प्रे करने लग जाए, यानी कि शिकार करने लग जाए, तो हो सकता है ना कि जिसका शिकार कर रहे हो उसकी जो प्रजाति है, उसकी जो स्पीशीज है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाए। एक्सटिंक्ट का मतलब जानते हो ना, लुप्त होना, ठीक है, तो वो लुप्त हो जाएगी बहुत जल्दी। द प्रेडेटर विल ऑल्सो बिकम एक्सटिंक्ट फॉर लैक ऑफ फूड। अब जब जिसका शिकार कर रहा है, यानी कि प्री, जिसका शिकार करे उसे क्या कहते हैं, प्री, PREY, और जो शिकार कर रहा है उसे क्या कहते हैं, प्रीडेटर। ठीक है, आई होप ये दो टर्म्स क्लियर हो गई हो। तो कम बैक टू द टॉपिक, तो आप जिसका शिकार कर रहे हैं उसकी प्रजाति, उसकी जो प्रजाति है वो लुप्त होने लग गई, तो प्रेडेटर के पास भी तो कुछ खाने को नहीं बचेगा अगर उसकी प्रजाति ही लुप्त हो गई। दिस इज द रीजन वाई प्रेडेटर्स इन नेचर आर प्रूडेंट। यही एक रीजन है कि प्रेडेटर का रोल जो होता है ना नेचर में, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कॉमिफ्ल्यूज एक वर्ड आएगा बच्चों आपके पास, कैमोफ्ल्यूज बुक में आएगा। एंड प्री स्पीशीज हैव इवॉल्व्ड वेरियस डिफेंसेस टू लेसन द इम्पैक्ट ऑफ प्रिडेशन। प्री स्पीशीज के पास बहुत सारे ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म है। डिफेंस का मतलब जानते हो ना, जो अपनी रक्षा खुद करते हैं, तो डिफेंस मैकेनिज्म है जिससे वो प्रिडेशन से बच सकते हैं, यानी कि शिकार से बच सकते हैं। Some species of insects and frogs are cryptically colored, जिसे camouflaged कहते हैं, to avoid being detected easily by the predator। तो कुछ ऐसे insects है, कुछ ऐसे frogs है, यानी कि examples है कैमोफ्लूज का, जो क्या होते हैं, क्रिप्टिकली कलर्ड हो जाते हैं। अब इसका बहुत इजी सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ जो आपने डे टू डे लाइफ में सुना हुआ है, बट ये कैमोफ्लूज टर्म जो है ना वो आपके लिए थोड़ी सी न्यू आ गई है। दैट इज गिरगिट। सब जानते हैं गिरगिट को। उसकी मेन खासियत क्या है, वो अपने रंग बदल लेती है। बट आपने कभी सोचा है कि रंग क्यों बदलती है वो? ताकि वो प्रेडेशन से बच सके, ताकि उसको कोई खाए ना। समझ गए? तो जब वो ग्रीन कलर के प्लांट्स पे, प्लांट्स ग्रीन कलर के होते हैं, जो प्लांट्स पे जब वो होती है तो वो अपने आप को ग्रीन कलर कर लेती है, जब वो स्टेम्स पे होते हैं तो अपने आप को ब्राउन कलर का कर लेते हैं, ताकि शिकार जो है उससे ना पकड़ सके, टू अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड इजिली बाय द प्रेडेटर। तो इसका सिंपल आंसर मिल गया कि वो कैमोफ्लूज्ड क्रिप्टिकली कलर्ड क्यों होते हैं। तो टू अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड इजिली बाय द प्रेडेटर, ताकि वो शिकार की नजरों में बिल्कुल ना आ सके। सम आर पॉइजनस, कुछ ऐसे भी होते हैं जो जहरीले होते हैं, एंड देयरफॉर अवॉइडेड। अब क्यों? क्योंकि वो जहरीले होंगे तो उसे क्यों खाएंगे। The monarch butterfly is highly distasteful to its predator bird। यानी कि मोनार्क एक बटरफ्लाई का नाम है बच्चों। मोनार्क बटरफ्लाई जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टेस्टफुल होती है, उसमें कोई स्वाद नहीं होता, वो जहरीली टाइप होती है, बिकॉज ऑफ स्पेशल केमिकल प्रेजेंट इन इट्स बॉडी। अब जहरीली क्यों होती है, उसमें कोई टेस्ट क्यों नहीं होता है, यानी कि उसका टेस्ट खराब क्यों होता है, क्योंकि उसमें एक केमिकल प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसकी बॉडी में एक केमिकल जो है वो प्रेजेंट होता है। Interestingly, the butterfly acquires this chemical during its caterpillar stage। तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो बटरफ्लाई है ना, वो क्या करती है, कैटरपिलर स्टेज पे ही इस केमिकल को एक्वायर कर लेती है बाय फीडिंग ऑन अ पॉइजनस वीड। जब वो पॉइजनस वीड पे क्या करती है, फीड करती है, वीड पे फीड करती है, जैसे कि आपको साइड में पिक्चर में दिखा रखा है, इसे कहते हैं मोनार्क बटरफ्लाई। इसका एकदम टेस्ट अच्छा नहीं होता है प्रीडेटर के लिए, क्योंकि इसमें केमिकल प्रेजेंट होता है, और वो केमिकल कब आया होता है उसकी बॉडी में, जब वो कैटरपिलर स्टेज पे प्रेजेंट होती है। सिमिलरली आपको एग्जांपल नीचे दिख रहा होगा, दैट इज गिरगिट का एग्जांपल। गिरगिट भी इसी तरह से अपने रंग बदल लेती है ताकि वो प्रीडेटर से बच सके। तो आई होप आपको कैमोफ्लूज टर्म जब क्लियर हो गई होगी। तो अगर आपको कैमोफ्लूज टर्म क्लियर हो गई तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा दैट द टर्म इज क्लियर्ड। प्लांट्स प्रीडेटर्स, अब प्लांट्स के भी कुछ ऐसे प्रीडेटर्स होंगे जो प्लांट को खाते हैं, ऑब्वियसली उन्हें क्या कहेंगे, हम हर्बीवर्स कहेंगे। फॉर प्लांट्स जो प्रीडेटर होते हैं वो कौन होते हैं, हर्बीवर्स होते हैं। नियरली 25% ऑफ ऑल इंसेक्ट्स आर नोन एज फाइटोफेगस। 25% से ज्यादातर इंसेक्ट्स जो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फाइटोफेगस कहते हैं। फीडिंग ऑन प्लांट सैप एंड अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, जो क्या करते हैं, प्लांट्स के सैप पे या कोई जो अदर पार्ट्स होते हैं प्लांट के, वहां पर पाए जाते हैं।
उस पे फीड करते हैं, उधर से अपना न्यूट्रिशन जो है डिराइव करते हैं। तो प्रॉब्लम इज पर्टिकुलरली सेवर फॉर प्लांट्स बिकॉज अनलाइक एनिमल्स दे कैन नॉट रन अवे फ्रॉम देयर प्रेडेटर्स। ओ, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो है प्लांट्स के साथ, क्यों कि ये ना मूव नहीं कर सकते, सॉरी, ये ना मूव नहीं कर सकते बिल्कुल भी। Plants therefore have evolved in astonishing variety of morphological and chemical defense against herbivores। तो प्लांट के बाद अब क्या हुआ, मूव नहीं कर सकते तो कुछ ना कुछ तो स्ट्रैटेजीज होगी ना। तो क्या स्ट्रैटेजीज होती है, मोर्फोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंस मैकेनिज्म इनके पास प्रेजेंट होता है। तो कौन कौन से ऐसे मैकेनिज्म प्रेजेंट होते हैं प्लांट के पास ताकि वो अपने आप को प्रेडेटर से प्रोटेक्ट कर सके? वो है, जैसे कि आपके पास ये साइड में पिक्चर दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये है कि सबसे ऊपर फाइटोफेगस है, वो ऐसे इंसेक्ट्स जो फीड करते हैं प्लांट सैप पर और अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट पे। ठीक है, तो लेकिन अब जो प्लांट है वो तो बिल्कुल भी मूव नहीं कर सके, तो वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करे? हाउ प्लांट्स प्रोटेक्ट देमसेल्फ, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, चलिए देखते हैं। हाउ प्लांट्स प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। नंबर वन, थॉर्न्स। अकेकिया या कैक्टस के प्लांट्स पे आपने थॉर्न्स देखे होंगे, नहीं देखे कभी तो यहाँ देख लीजिए। जो सबसे पहली पिक्चर आपके सामने बनी हुई है दैट इज ऑफ कैक्टस। कैक्टस का प्लांट तो सभी बच्चों ने देख रखा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा सब सबने देख रखा है कैक्टस का प्लांट। आर द मोस्ट कॉमन मॉर्फोलॉजिकल मीन्स ऑफ डिफेंस। तो इस कैक्टस के जो कांटे हैं ना, इसी से ही वो अपने आप की रक्षा करता है। अब कोई एनिमल है यहाँ पर आकर उसको खाने की कोशिश करेगा तो पहले उसको कांटे नहीं चुभेंगे, तो कांटे चुभेंगे तभी तो उसके डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो उसे जो कांटे हैं उसी क्या कहते हैं, थॉर्न्स कहते हैं। तो सबसे पहला प्लांट कैक्टस जो है वो अपने आप को कैसे बचाता है, क्योंकि उसकी बॉडी पर, मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल फीचर्स, तो उसकी बॉडी पर थॉर्न्स प्रेजेंट होते हैं लीव्स पर। मेनी प्लांट्स प्रोड्यूस एंड स्टोर केमिकल्स। अभी हमने देखा था कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं, इंसेक्ट, जैसे कि अभी हमने बटरफ्लाई का एग्जांपल देखा था, केमिकल्स को स्टोर करके रखते हैं अपनी बॉडी में। सिमिलरली कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो क्या करते हैं, हर्बीवर से बचने के लिए, ताकि हर्बीवर उन्हें खाए ना, फीडिंग ना करे या डाइजेशन ना करे, तो इसलिए वो क्या कर सकते हैं, वो केमिकल्स को स्टोर कर सकते हैं और वो उनके पूरे रिप्रोडक्शन जो सिस्टम होता है ना उनका, उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं और यानी कि किल तक भी कर सकते हैं। तो इतने हार्मफुल होते हैं वो केमिकल्स। द वीट कैलोट्रोपिस ग्रोइंग इन abundant फील्ड्स। कैलोट्रोपिस के फील्ड्स भी काफी ज्यादा जगह पर पाए जाते हैं। ये रहा थर्ड एग्जांपल जो है कैलोट्रोपिस का एग्जांपल है बच्चों, आप राइट साइड में देख सकते हैं। द पिक्चर प्रोड्यूसेस हाईली पॉइजनस कार्डिक ग्लाइकोसाइडिक। ये क्या करते हैं, पॉइजनस प्रोड्यूस करते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइडिस। यानी कि आपके सामने ये दिख रहे हैं, ये तो प्लांट की स्टेम है, ठीक है, ये तो प्लांट की स्टेम है, लेकिन ये जो सारा पार्ट है ये सारा बेटा पॉइजनस होता है। पॉइजनस होते हैं इन प्लांट की, यही खासियत है, ये अपने आप को डिफेंस मैकेनिज्म से बचाते हैं, इससे प्लांट की खुद की बॉडी में कोई नुकसान नहीं होता। कार्डिक ग्लाइकोसाइडिक नाम का पॉइजनस जो है इनकी बॉडी में होता है। दैट इज व्हाई यू नेवर सी एनी कैटल और गोस्ट ब्राउजिंग ऑन दिस प्लांट। यही रीजन है कि आप इस प्लांट के पास, कौन सा प्लांट, कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस के पास कोई भी कैटल या फिर गोट, बकरियां नहीं दिखेंगे ब्राउजिंग करते हुए, यानी कि इनको पत्तियां खाते हुए। अ वाइड वैरायटी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस दैट वी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्लांट्स ऑन अ कमर्शियल स्केल। ऐसा होता है कि बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस है प्लांट्स के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें कुछ ड्रग्स भी होते हैं, जैसे निकोटाइन हो गया, केफिनाइन हो गया, क्विनाइन हो गया, स्ट्राइकिनाइन हो गया, ये सारे, ओपियम, ये सारे कुछ ऐसी ड्रग्स है, केमिकल सब्सटेंसेस है जो प्लांट्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं ताकि वो अपने आप को डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड कर सके और किसी भी तरह के एनिमल्स द्वारा खाए ना जा सके। तो ये कुछ एग्जाम्पल है कि कैसे प्लांट अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया हो। अगर आपको क्लियर हो गया तो प्लीज, आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। कंपटीशन जो है, इट इज अ जनरल बिलीव दैट कंपटीशन अकर्स व्हेन क्लोज रिलेटेड स्पीशीज compete फॉर द सेम रिसोर्सेज दैट आर लिमिटिंग, बट दिस इज नॉट एंटायरली ट्रू। जनरली बिलीव किया जाता है कंपटीशन जो होता है क्लोज रिलेटेड स्पीशीज में होता है। कैसे, जब वो सेम ही रिसोर्सेज के लिए लड़ाई कर रहे हो, compete कर रहे हो, जब रिसोर्सेज लिमिटिंग हो। एग्जाम्पल आपके पास कॉमन से एग्जाम्पल हर बार मैं देती हूँ, दैट इज एक पॉन्ड में आपके पास मछलियां हैं और एक ही रिसोर्सेज है आपके पास, यानी कि वैसे तो वो सांस ले रही ऑक्सीजन है, अब उनको सी फूड चाहिए, आप वहां पर जा रहे हो, ठीक है, ये हो आप, जो भी बच्चे देख रहे हैं ये आप हो, ठीक है, और वहां पर जा रहे हो,
क्या कर रहे हो वहां पर जाकर, सी फूड दे रहे हो, यानी कि मछलियों को खाना दे रहे हो। अब आप खाना दे रहे हो तो आप देखोगे थोड़ी देर तक कि सारी मछलियां जो है एक ही जगह पर इकट्ठी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि अब उनमें कंपटीशन आ गया है, मैं खाऊंगी। तो इस तरह से क्या होता है कि वो मछलियां अपने आप को खाना खाने के लिए यहाँ पर आ जाती है और सारी की सारी धीरे धीरे करके इकट्ठी हो जाती है। तो ये क्या हो रहा है कि सेम रिसोर्स के लिए वो compete कर रही है स्पीशीज। स्पीशीज क्या हुई यहाँ पर? फिशेज। और compete किसके लिए कर रही है? आपने जो सी फूड डाला उसके लिए। वो क्या है? वो लिमिटिंग है, आप डालते जाओगे वो खाते जाएंगे, लेकिन एक टाइम ऐसा होगा कि आपके पास भी खत्म हो जाएंगे। बट दिस इज नॉट एंटायरली ट्रू, बट ऐसा ट्रू नहीं है एज पर डार्विन्स। कॉम्पिटिशन इज बेस्ट डिफाइंड एज अ प्रोसेस। कॉम्पिटिशन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं बेस्ट वे में कि which the fitness of one species is significantly lower in the presence of other species। जहां पर फिटनेस जो होगी ना एक स्पीशीज की, फिटनेस मतलब हमने लास्ट वीडियो में आर फैक्टर पढ़ा था। आर फैक्टर क्या होता है? इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज। तो वो सिग्निफिकेंटली कम होगा एज कंपेयर टू अनदर स्पीशीज। तो इसी को समझाने के लिए आपके पास एक प्रिंसिपल आया है, दैट इज गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। अब ये जो प्रिंसिपल है ना बच्चों, वो काफी इंपॉर्टेंट है। एज पर माय एक्सपीरियंस ये क्वेश्चन हर बार आते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्स में। ठीक है, तो गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल क्या स्टेट करता है? दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज। अगर आपके पास दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कंपीट कर रही है, यानी कि कंपटीशन कर रही है सेम रिसोर्सेज के लिए, कैन नॉट को एग्जिस्ट indefinitely and the competitively inferior one will be eliminated eventually. दिस मे बी ट्रू इफ रिसोर्सेज आर लिमिटिंग बट नॉट अदरवाइज। तो ये जो प्रिंसिपल है वो तभी फॉलो किया जाता है जब आपके पास रिसोर्सेज लिमिटिंग हो और जब दो क्लोजली रिलेटेड आपस में कॉम्पीट कर रही हो एक ही रिसोर्सेज के लिए, तो वो आपस में तो कभी कोएग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। दे कैन नॉट कोएग्जिस्ट इंडिपेंडेंट इंडेफिनेटली। और फिर क्या होगा? धीरे धीरे करके जो कम होगी वो एलिमिनेट हो जाएगी। अब इसका छोटा सा एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे कि मान लो यही है आपके पास एक एग्जांपल, और कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। तो ये आपके पास पॉन्ड है, फिशेस है, सारी मछलियां आ गई, लेकिन ये जो पीछे है ना ये बहुत धीरे धीरे चल रही है। ये इसमें बहुत कम शक्ति है, इस बहुत वीकनेस आ गई, अब ये धीरे धीरे चल रही है। तो एक टाइम अगर जितने में ये पहुंचेगी ना यहाँ पर खाना खाने के लिए, हो सकता है कि सारी मछलियां सारा पहले से खाना खा चुकी होगी। तो इससे तो फिर से नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? कुछ टाइम बाद इसको खाना नहीं मिलेगा तो ये तो मर जाएगी, ये तो डेड हो जाएगी, ये तो रहेगी नहीं। तो यही कहने का मतलब है इस प्रिंसिपल का, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, कि आप एक साथ तो कोएग्जिस्ट नहीं करेंगे। और क्या होगा? जो इंफीरियर होगा, इंफीरियर कौन हुआ इसमें से? ये वाली मछली, जो लास्ट वाली मछली है ना, ये वाली इंफीरियर हुई और वो एलिमिनेट हो गई। तो कंपटीशन में जो फिट होता है ना बच्चों, जो एक्टिव होता है, वही जीत पाते हैं कंपटीशन को, राइट? तो ये इस कंसेप्ट तक क्लियर है कि रिसोर्सेज जब लिमिटिंग हो गए। अगर मान लो आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हुए, ठीक है, मान लो आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हुए, फिर से थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। तो मान लो आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो, तो आप जब तक ये मछली पहुंचेगी यहाँ से यहाँ तक, तब तक तो आपके पास है फूड अवेलेबल। तो फूड अवेलेबल होंगे तो आप और इसको फूड दे सकते हो। भाई ये मछली तो मुझे देखी नहीं, ये तो लास्ट में आई है, तो आप फूड दे सकते हो इसको, तो ये भी तो जीवित रह सकेगी ना। लेकिन अगर लिमिटिंग होंगे रिसोर्स, आपके पास भी खत्म हो गए, तो आप क्या करोगे? तो इन ऑटोमेटिकली क्या होगा? कुछ टाइम बाद ये मछली की डेथ हो जाएगी। तो यही कंपटीशन का मेन कंसेप्ट है। अब थोड़ा सा पिक्चर पे देख लेते हैं कि यहाँ पर कंपटीशन होता है ऑर्गेनिज्म का जब सोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। पैरासिटिज्म की बात करें, द लाइफ साइकिल ऑफ पैरासिटिज्म थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है। जो लाइफ साइकिल होती है पैरासाइट्स की, इन्वॉल्विंग वन और टू इंटरमीडिएट होस्ट वेक्टर। इनमें क्या होता है? होस्ट होते हैं, वेक्टर होते हैं, जहां से इन्होंने अपना क्या करना पड़ता है? खाना, यानी कि फैसिलिटेट कर सके पैरासिटिज्म, अपने जो पैरासिटिज्म का प्रोसेस है उसे कंप्लीट कर सके। एग्जाम्पल, द ह्यूमन फ्लू, लिवर फ्लू, बहुत कॉमन से एग्जांपल है। एंड पैरासाइट टर्म तो आपने पहले भी पढ़ रखी है। लिवर फ्लू जो है इसका एक कॉमन एग्जांपल है पैरासिटिज्म का, जो डिपेंड करता है दो होस्ट पर, एक स्नेल और एक फिश पर। अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए ह्यूमन लिवर फ्लू दो होस्ट पर डिपेंड करता है, एक स्नेल और फिश, ताकि वो अपना खाना वहां से डिराइव कर सके। तब मलेरियल पैरासाइट को भी एक मॉस्किटो को भी एक वेक्टर चाहिए होता है दूसरी होस्ट बॉडी में, ठीक है। और जो मेजोरिटी होते हैं पैरासाइट्स वो हार्म करते हैं होस्ट को। होस्ट कौन हुआ? जैसे कि मच्छर है,
मॉस्किटोज है वो ह्यूमन ब्लड लेते हैं, तो ह्यूमन ब्लड जो ह्यूमन है यहाँ पर वो क्या हुआ, होस्ट हुआ, जहां से अपना न्यूट्रिशन वो डिराइव करे उसे क्या कहेंगे हम, होस्ट कहेंगे। दे मे रिड्यूस द सर्वाइवल, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन ऑफ द होस्ट। तो क्या होता है कि हमारे सर्वाइवल, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो होता है उसको स्लो डाउन कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, जिससे क्या होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी भी रिड्यूस हो जाती है। पैरासाइट्स दैट फीड ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एक्टोपैरासाइट्स। वो पैरासाइट जो फीड करते हैं एक्सटर्नल सरफेस पर ऑर्गेनिज्म के, उसे एक्टोपैरासाइट्स कहते हैं। दो टर्म्स आएगी बच्चों आपके पास पैरासिटिज्म में, एक आएगी एक्टोपैरासाइट्स, एक आएगी एंडोपैरासाइट्स। तो एक्टोपैरासाइट्स आपके पास वो होती है जो एक्सटर्नल सरफेस पर, होस्ट के एक्सटर्नल सरफेस से न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। द मोस्ट फैमिलियर एग्जांपल जो हो गए लाइस ऑन ह्यूमंस एंड टिक्स ऑन डॉग्स। तो जो लाइस होती है आपके पास, सबसे पहले पिक्चर में एग्जांपल दिखा रहे हैं, दैट इज ऑफ लिवर फ्लूक। लिवर फ्लूक एक पैरासिटिज्म का एग्जांपल है। इसी तरह से लाइस, आप सभी को पता होगा ह्यूमंस पे लाइस होती है बालों पर, एंड टिक्स जो होती है डॉग्स पे टिक्स, वो एक्टोपैरासाइट्स का एग्जांपल है जो एक्सटर्नल सरफेस पर पाए जाते हैं होस्ट ऑर्गेनिजम्स के। Many marine fish are infested with ectoparasite copepods. कसकट्टा जो है आपके पास, अमरबेल जिसके बारे में अभी हमने बताया था, कसकट्टा, अमरबेल, पिक्चर प्लांट एक ही बात है, एक पैरासिटिक प्लांट होता है दैट इज कॉमनली फाउंड ग्रोइंग ऑन हेज प्लांट्स। कसकट्टा इसका एग्जांपल है। उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं होता, हैज लॉट्स ऑफ क्लोरोफिल एंड लीव्स इन द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन। और एवोल्यूशन के समय में जैसे चेंजेस हुए उसने अपने क्लोरोफिल एंड लीव्स को लॉस कर दिया। इट डिराइव्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट प्लांट विच इज पैरासाइट। ठीक है, तो डिराइव करते हैं अपने न्यूट्रिशन को कहां से, होस्ट प्लांट से, और जो क्या होता है, पैरासाइट्स होते हैं। द फीमेल मॉस्किटो इज नॉट कंसिडर्ड अ पैरासाइट। फीमेल मॉस्किटो जो है उसे हम पैरासाइट नहीं कंसीडर करते हैं, ऑल्दो इट नीड्स आवर ब्लड फॉर रिप्रोडक्शन। फीमेल मॉस्किटो, चाहे मेल मॉस्किटो है चाहे फीमेल मॉस्किटो, वो तो होस्ट ऑर्गेनिज्म बनाते हैं अपने खून लेने के लिए, ब्लड लेने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, बट उस फीमेल मॉस्किटो को पैरासाइट क्यों नहीं कहते? कैन यू एक्सप्लेन व्हाई? कैन यू एक्सप्लेन व्हाई? तो कमेंट करके, किसी को पता हो तो जरूर बता सकते हैं, अदरवाइज लेट्स डिस्कस। जिन बच्चों को नहीं पता कि हम फीमेल मॉस्किटो को पैरासाइट नहीं लेते, एज अ पैरासाइट नहीं लेते, एज दे जस्ट फीड ऑन ब्लड एज पार्ट ऑफ देयर रिप्रोडक्टिव साइकिल। अपने रिप्रोडक्टिव साइकिल को कंप्लीट करने के लिए वो सिर्फ फीड करते हैं ब्लड में। इट डज नॉट नीड टू लिव ऑन द होस्ट इन ऑर्डर टू सर्वाइव। पैरासाइट्स क्या करते हैं, रहते भी है होस्ट की बॉडी पर ताकि वो अपने सर्वाइवल को कंप्लीट कर सके। बट जो फीमेल मॉस्किटो है वो क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ वो फीड करती है ब्लड को एंड देन मूव ऑन कर जाती है। सो दे नीड ह्यूमन ब्लड फॉर रिप्रोडक्शन। सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए वो ह्यूमन ब्लड लेती है, फिर सर्वाइवल के लिए वो ह्यूमन पे डिपेंड नहीं करती है। और इसी तरह से जो कसकट्टा है आपके पास, अमरबेल है, उसका एग्जाम्पल आपके सामने ये, आपने ये डायग्राम जरूर देखा होगा, पिक्चर प्लांट, जिसे पिक्चर प्लांट भी कहते हैं। एंडोपेरासाइट्स इन कॉन्ट्रास्ट का मतलब अपोजिट। ऑन द अदर हैंड एंडोपेरासाइट जो होते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं जो लीव करते हैं इनसाइड द होस्ट बॉडी एट डिफरेंट साइड्स, लिवर में, किडनी में, लंग्स में, रेड ब्लड सेल्स में, ये वाली अंदर की साइड में रहते हैं होस्ट बॉडी की। द लाइफ साइकिल ऑफ एंडोपेरासाइट्स आर मोर कॉम्प्लेक्स। जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है एंडोपेरासाइट्स की बॉडी। बड़ा कॉमन से एग्जांपल आपके सामने आ रहा है, दैट इज ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म क्या होता है बच्चों? एग्जांपल ऑफ पैरासिटिज्म इन विच पैरासिटिक बर्ड लेज इट्स एग्स। ऐसा वो मेथड होता है पैरासिटिज्म का जिसमें पैरासिटिक बर्ड जो होता है ना, अपने अंडे देते हैं नेस्ट में होस्ट के। मान लो किसी और का नेस्ट है, किसी और का नेस्ट होता है लेकिन अंडे इसमें दे जाते हैं। फॉर एक कॉमन से एग्जांपल है कोयल का। कोयल अपने अंडे ना किसी और के उसमें दे जाती है नेस्ट में, फिर वो अपने उसके बच्चे जो है ना उसको पहचान भी नहीं पाते हैं कि उसकी मदर कौन है। सीरियसली ऐसा होता है कि लेज इट्स एग इन द नेस्ट ऑफ होस्ट, ये किसी और का होस्ट सेल, होस्ट नेस्ट होता है, एंड लेट्स द होस्ट इनक्यूबेटेड इट, तो होस्ट के ऊपर छोड़ देती है कि वो इस अंडों की देखभाल करे। ठीक है, during the course of evolution the egg of the parasite bird have evolved to resemble the host egg cell in size। तो इस तरह इवोल्यूशन के समय में एग्स को पहचानना पड़ता है, होस्ट एग का साइज क्या है, कलर क्या है, ताकि वो रिड्यूस कर सके चांसेस ऑफ होस्ट बर्ड के कि वो फॉरनर एग्स को ना पहचान पाए और फिर उनको मना कर दे। मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट पे अगर कोई और पंछी आते हैं ना उनके पास, तो वो उनको मना कर देती है।
तो ये खासियत है ब्रूड पैरासिटिज्म की। ट्राई टू फॉलो द मूवमेंट ऑफ कुकू, कुकू मीन्स कोयल, एंड द क्रो इन योर नेबरहुड पार्क ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन। जब ब्रीडिंग सीजन आएगा तो आपको ये फॉलो करके आप देख सकते हो आप कोयल एंड क्रो के नेस्ट को, स्प्रिंग टू समर का जो सीजन होता है, एंड वॉच ब्रूड पैरासिटिज्म इन एक्शन, और आप वॉच कर सकते हो ब्रूड पैरासिटिज्म को भी। काफी इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स ऐसी एक्टिविटीज को करना, और आपको काफी कुछ नया चीज देखने को पता मिलेगी। So these are example of endoparasites and brood parasitism. All right, students. Commensalism. This is the interaction in which one species benefits and the other is neither harmed nor benefited. ये वो interaction होती है जिसमें एक species क्या होती है, benefited होती है, and जो other होती है वो ना तो harmed होती है और ना ही beneficial होती है। यानी कि एक species benefit मतलब plus, and दूसरी ना तो harm होती है ना ही benefited zero। ये वाला combination चल रहा है। And orchid growing in as an epiphyte ऑन अ मैंगो ब्रांच। ये देखो बच्चों इसके एग्जांपल्स है। एग्जांपल्स क्या है कि जो ऑर्चिड है ना आपके पास, ऑर्चिड का एक पिंक रंग का फ्लावर होता है, जब वो एफिफाइट की तरह ग्रो करता है मैंगो ब्रांच पर, तो या फिर बेनिकल्स ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ अ वेल बेनिफिट व्हाइल नेदर द मैंगो ट्री नो द वेल डिराइव्स एनी अपेरेंट बेनिफिट। यानी कि एक एग्जांपल देते हुए बता रहे कि ना तो किस वेल को कोई फायदा होता है ना फिर मैंगो ट्री को कोई फायदा होता है, ऑर्चिड को फायदा होता है बस। अनदर एग्जांपल ऑफ कॉमेंसलिज्म इज द इंटरेक्शन बिटवीन सी एनिमोन, और जो दूसरा एग्जांपल है कॉमेंसलिज्म का वो क्या है, सी एनिमोन जब स्टिंगिंग करती है टेंटिकल्स के साथ। पिक्चर से आपको बहुत अच्छी सी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। जैसे कि आपके सामने दो पिक्चर्स है, दोनों ही एग्जांपल्स की कॉमेंसलिज्म के। नंबर 1 जो है आपके पास ये वाले जो फ्लावर्स होते हैं इसे कहते हैं ऑर्चिड्स फ्लावर्स, ठीक है, और ये किस पे स्टेबल होते हैं, मैंगो ट्री पे। तो यहाँ पर दोनों में से मैंगो ट्री को बिल्कुल भी फायदा नहीं होता, ना तो फायदा होता है नुकसान भी नहीं होता, और लेकिन जो ऑर्चिड है उसको काफी फायदा होता है, पॉजिटिव में रहता है, वो बेनिफिट्स में रहता है। एंड हियर ऑल्सो जो सी एनिमोन का एग्जांपल है, स्टिंगिंग टेंटिकल्स जो है इनके जो शो हो रहे हैं स्टिंगिंग टेंटिकल्स, द क्लाउन फिश दैट लीव्स अमंग देम फिश गेट्स प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रीडेटर्स। इससे क्या होता है, इसके बीच में छुप जाती है और वो क्या मिलता है, फिश को प्रोटेक्शन मिलती है प्रीडेटर्स से, which stay away from the stinging tentacles। अब आप देखो कि ये जो कांटेदार चीजों के पास दूसरे एनिमल्स थोड़ा आएंगे, तो जो फिश है इसके अंदर छुप जाती है और बच जाती है, उसे प्रोटेक्शन मिल जाती है। द एनिमल डज नॉट अपीयर टू डिराइव एनी बेनिफिट बाय होस्टिंग द क्लाउन फिश। तो एनिमल को इससे कोई फायदा नहीं मिलता, वो तो बस प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, और वो तो नॉन लिविंग है ना, उसको तो प्रोवाइड करना ही है, तो इस तरह से उसे कोई बेनिफिट नहीं मिलता, यानी कि वो जीरो वाली न्यूट्रल कंडीशन में रहते हैं। तो इस तरह के एग्जांपल्स होते हैं कॉमेंसलिज्म के, जहां पर एक स्पीशीज को तो बेनिफिट मिलता है और दूसरी जो स्पीशीज है उसको ना तो नुकसान होता है ना तो फायदा होता है। म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म क्या होता है, द इंट्रैक्शन कन्फर्स बेनिफिट्स ऑन बोथ द इंट्रैक्टिंग स्पीशीज। यहाँ पर दोनों ही स्पीशीज, स्पीशीज ए स्पीशीज बी को क्या मिलता है, बेनिफिट्स मिलते हैं। लाइकेंस रिप्रेजेंट एन intimate mutualistic relationship between a fungus and a photosynthesizing algae और cyanobacteria। जो लाइकेंस होते हैं ये तो बहुत ही कॉमन एग्जांपल है म्यूचुअलिज्म का, कि जो लाइकेंस है उनको दोनों लाइकेंस की वजह से फंगस और एल्गी साइनोबैक्टीरिया जिसे कहते हैं दोनों को फायदा मिलता है। इसी तरह से जो माइकोराइजा होता है उससे भी दोनों से फायदा मिलता है, फंजाई से भी, और जो रूट्स होती है हायर प्लांट्स की वहां से भी इसे फायदा मिलता है। द फंजाई हेल्प द प्लांट इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। जो फंजाई होते हैं वो क्या हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन करना, एसेंशियल न्यूट्रिएंट जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं बच्चों उनसे एब्जॉर्ब करने में सॉइल से, वाइल द प्लांट इन टर्न में उसे क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी यील्डिंग कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से आपस में दोनों को फायदा जहां मिलता है ना, जैसे कि एग्जांपल माइकोराइजा हो गया, लाइकेंस हो गया, तो यहाँ पर प्रोसेस जो इंटरेक्शन चलती है वो चलती है म्यूचुअलिज्म की। द मोस्ट स्पेक्युलर एंड इवोल्यूशनरी फैसिनेटिंग एग्जांपल्स ऑफ म्यूचुअलिज्म जो है प्लांट एनिमल का रिलेशनशिप है। प्लांट को क्या चाहिए होता है, नीड द हेल्प ऑफ एनिमल्स फॉर पॉलिनेटिंग देयर फ्लावर्स। प्लांट्स को क्या चाहिए होता है, एनिमल्स की हेल्प चाहिए होती है ताकि वो उनके फ्लावर्स के जरिए पॉलिनेशन का प्रोसेस कर सके। एजेंट्स है ना, अब बायोटिक एजेंट्स है। डिसअपियरिंग देयर सीड्स, यानी कि सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, तभी तो पॉलिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। एनिमल्स ऑब्वियसली हैव टू बी पेड फीस फॉर द सर्विसेज दैट प्लांट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम देम, और एनिमल्स को बदले में क्या देना होगा, फीस देनी होती होगी।
प्लांट्स ऑफर रिवॉर्ड्स और फीस इन द फॉर्म ऑफ पॉलन। तो इस तरह से प्लांट जो है वो उनको फीस देते हैं, यानी कि एक तरह से रिवॉर्ड देते हैं पॉलन के रूप में एंड नेक्टर के रूप में, क्योंकि वो नेक्टर जो है उसको लेते हैं ना, नेक्टर लेते हैं एंड फिर उसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं फॉर पॉलिनेशन नेटर्स एंड जूसी एंड न्यूट्रिशियस फ्रूट्स फॉर सीड डिसअपियर्स। तो इससे उनको क्या मिलता है, न्यूट्रिशियस फ्रूट्स एंड जूस वगैरह मिलता है नेक्टर में से एनिमल्स को, और बदले में प्लांट्स को क्या मिलता है, वो उनके पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये तीनों आपको पिक्चर के साथ दिखाए गए। यू कैन पॉज द वीडियो एंड सी। Orchids show a bewildering diversity of floral patterns। यानी कि इसके साथ हम एक और एग्जाम्पल देख रहे हैं, और काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स। दिस एग्जाम्पल आपके सपोर्ट मटेरियल में भी प्रेजेंट है, ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम में भी काफी आ जाता है। तो इंट्रैक्शंस के एग्जाम्पल्स तो हमने काफी हद तक कंप्लीट कर लिया, इवन हमने सारे इंट्रैक्शंस को भी अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं ऑर्चिड्स की। showing a bewildering diversity of floral patterns, many of which have evolved to attract the right pollinator insect। ऑर्चिड्स का प्लांट अभी आपने देखा, उसमें कुछ अलग ही पैटर्न दिखाई देता है। वो क्या करते हैं, पॉलिनेटर के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। ऑफ कोर्स फ्लावर्स अच्छे होंगे, उनका कलर अच्छा होगा, यही सारे फैक्टर्स ही तो होते हैं जो एक पॉलिनेटर के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो बीज हो या फिर बम्बलीज हो। तो क्या होता है, इंश्योर करता है कि पॉलिनेशन जरूर कंप्लीट होगा इन इंसेक्ट्स के द्वारा। नॉट ऑल ऑर्चिड्स ऑफर रिफोर्ड। सारे ऑर्चिड्स ऐसा नहीं करते, कुछ वैसे ऑर्चिड्स के प्लांट्स होते हैं। द मेडिटेरेनियन ऑर्चिड ऑफाइरस एम्प्लॉयज करती है सेक्सुअल डिसीट को, यानी कि एक ऐसे ऑफिस नाम का ऑर्चिड है आपके पास जो सेक्सुअल डिसीट करता है। तो गेट पॉलिनेशन डन बाय स्पीशीज ऑफ बी, ताकि क्या होता है, जो स्पीशीज होती है बी की, उनके द्वारा पॉलिनेशन जो है वो कंप्लीट हो जाए। वन पेटल ऑफ इट्स लोअर बियर्स एंड अनकैनी रिसेम्बलेंस टू द फीमेल ऑफ द बी इन सी साइज कलर एंड मार्किंग्स। कुछ क्या होते हैं जो पेटल्स होते हैं, चलो एग्जांपल देखते हैं। नॉर्मल सा ये आपके पास पेटल हो गए किसी भी फ्लावर के, ठीक है, दिस इज अ रफ डायग्राम ऑफ अ फ्लावर। तो यहाँ पर आपके पास पेटल हो गए किसी भी फ्लावर के, ठीक है। तो ये क्या होता है, इनका कलर मैटर करता है, उनका साइज मैटर करता है, उनका नेक्टर मैटर करता है, ये सारी चीजें मैटर करती है एक फीमेल में, क्योंकि पेटल जो है फीमेल बियरिंग होता है। द मेल बी इज attracted to what it preserves as a female, pseudocarpulates with the flower and during that process is dusted with pollen from the flower। यानी कि एक तरफ से ऑर्चिड फ्लावर जो होता है थोड़ी सी चालाकी करता है। वो क्या करता है, वो क्या करता है, जो मेल ही होता है लेकिन उसको अट्रैक्ट करने होती फीमेल ही है, लेकिन वो मेल की तरह परफॉर्म करता है ताकि वो पॉलिनेटर यानी कि बीज को अट्रैक्ट कर सके, जिससे क्या होता है फीमेल आए उस पे और सीडो कॉर्पुलेट्स कर सके। when the same bee pseudocopulates with another flower, जब same bee pseudocopulate करेगी दूसरे flowers के साथ, यानी कि एक bee यहाँ पर आई, अब वही bee यहाँ से नेक्टर लेकर जा रही है, नेक्टर लेकर जा रही है और किसी दूसरे फ्लावर पर जा रही है, ठीक है। मान लो किसी दूसरे फ्लावर पर अगर वो जा रही है, here you can see it transfer pollen to it and thus pollinates the flower। तो ये क्या कर रही है, दूसरे के पास लेके जा रही है, तो पॉलिनेशन का प्रोसेस को कंप्लीट कर रही है। यानी कि अगर हम सिंपल शब्द में देखें तो आपके पास दो फ्लावर्स है, यहाँ पर आपके पास कोई बी है जो आती है नेक्टर लेती है और दूसरे फ्लावर पे चली जाती है। तो इस तरह से इसकी जो असेंबलिंग है साइज से कलर से मार्किंग से, वो इस तरह से होती है ताकि वो बीज को अट्रैक्ट कर सके। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक साथ को इवोल्यूशन ऑपरेट हो रहा है। If the female bee's color pattern change even slightly for any reason during evolution, pollination success will be reduced। अगर फीमेल बी का कलर थोड़ा सा भी चेंज हो जाए इवोल्यूशन के करके, तो क्या हो सकता है, पॉलिनेशन के सक्सेस में रिडक्शन आ सकती है, क्योंकि अब तो उसे वो कलर पसंद नहीं आएगा ना, वो तो किसी तरह से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा उस बीज को। तो अनलेस द ऑर्चिड फ्लावर्स को इवॉल्व टू मेंटेन द रिसेम्बलेंस ऑफ इट्स पेटल्स टू द फीमेल बी, तो पेटल को फीमेल बी जो है उसको, पेटल जो है यहाँ पर फीमेल बी, उसको रिसेम्बलेंस करने के लिए अपने आप को इवॉल्व करना पड़ेगा, मेंटेन रखना पड़ेगा, ताकि उसके पास बीज जो है आकर अट्रैक्ट करती जाए। ठीक है, अट्रैक्ट होगी तभी तो सारी चीजें उसको अट्रैक्ट होगी, तभी तो उसका पॉलिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो इस तरह से सीडोकॉपुलेट्स इनमें चलता है
ये आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं ऑर्चिड्स के फ्लावर्स का, और किस तरह से बी आकर नेक्टर लेकर दूसरे फ्लावर्स पे जाती है। तो ये एक मात्र बहुत कॉमन एग्जाम्पल है आपके सामने, जिससे क्या होता है, ऑर्चिड्स को बेनिफिट ही मिलता है। तो इसी के साथ आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई। एंड आप मुझे फीडबैक भी दे सकते हैं कि आपको मेरी ये प्रेजेंटेशन यानी कि मेरी वीडियो कैसी लगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बने उस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।